ये है नॉर्थ कोरिया, दुनिया का सबसे खतरनाक देश, और हर दिन के साथ ये देश और भी ज्यादा पावरफुल या फिर खतरनाक बनता जा रहा है, खास तौर पर अमेरिका और साउथ कोरिया के लिए। North Korea says its latest missile launches were to test its tactical nuclear weapons, which it said were to wipe out US and South Korean targets. यहाँ पर रहने वाले लोगों की हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि वो अपने आप को नॉर्थ कोरिया का नागरिक नहीं बल्कि यहाँ का सर्वाइवर कहते हैं, और इसका कारण है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर जीन्स पहनोगे तो मारे जाओगे, हॉलीवुड मूवी देखोगे तो मारे जाओगे। अगर कोई सिटीजन क्राइम करता है तो उसकी 3 जनरेशंस, मतलब उसके दादा दादी, उसके माँ बाप और उसके बच्चे, सबको जेल में डाल दिया जाएगा। North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime, watching a Hollywood movie. इसके अलावा यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिनमें साफ तौर पर ह्यूमन राइट्स को वायलेट करा जा रहा है। 2022 में किम योंग उन ने ये स्टेटमेंट दी कि अगर हमारे अमेरिका के साथ रिलेशंस बिगड़ते हैं या फिर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने से पीछे नहीं हटेंगे। 미국과의 그 어떤 군사적 충돌에도 대처할 철저한 준비가 되어 있다는 것을 다시금 확언합니다. 맞설 수 있다고 생각한다면 천만에 그러한 위험한 시도는 즉시 강력한 힘에 의해 응징될 것이며 लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी वो भी अमेरिका को। I mean, इतना छोटा सा देश जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 2.6 करोड़ है और जहां पर रहने वाले लोग खुद अपने देश की सरकार से खुश नहीं है, वो देश अमेरिका को धमकी दे रहा है और अमेरिका उनका कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्यों? वो क्या रीजंस हैं जो अभी तक अमेरिका को नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से रोक रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया और अमेरिका के साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों है, और चाइना के लिए नॉर्थ कोरिया की हेल्प करना एक जरूरत या फिर एक मजबूरी क्यों बन चुका है? इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1910 से 1945 के दौरान कोरिया पर जापान का कंट्रोल था, ठीक वैसे ही जैसे 1947 तक ब्रिटिशर्स का इंडिया पर कंट्रोल था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और जापान ने सरेंडर करा तो इसी के साथ कोरिया पर जापान का रूल भी खत्म हो गया और कोरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन ने कंट्रोल कर लिया और साउथ कोरिया पर अमेरिका ने। इसके बाद 1948 में नॉर्थ और साउथ कोरिया को एक सेपरेट देश बना दिया गया। नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स ऑफ कोरिया के नाम से जाना जाने लगा और साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको काफी अच्छी तरह से पता होगा कि हमेशा से ही कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी की वजह से सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच काफी ज्यादा टेंशंस या फिर वॉर लाइक सिचुएशंस देखने को मिली हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर। अब नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था यानी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी, और इसी तरह साउथ कोरिया पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस था यानी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी। अब सोवियत यूनियन और अमेरिका तो काफी दूर बैठे हुए थे, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हुए देश यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया वालों के दिमाग में ये था कि ये साउथ कोरिया कोई अलग देश कैसे हो सकता है, ये तो हमारा ही एरिया है, और यही सेम चीज साउथ कोरिया वालों के दिमाग में भी थी, और इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं हो पाए। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने सोवियत यूनियन और चाइना की सपोर्ट के साथ साउथ कोरिया पर हमला कर दिया, और साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने इनको यानी साउथ कोरिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगले 3 साल तक ये जंग ऐसी ही चलती रही। इन दोनों देशों को इस वॉर में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर कुछ हासिल हुआ तो वो था सिर्फ नुकसान। इस 3 साल की वॉर में लगभग 40 लाख लोग मारे गए, और 1953 में इन दोनों देशों के बीच सीज फायर अग्रीमेंट साइन कर दिया गया, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी पीस ट्रीटी साइन नहीं करी गई। और इसी वजह से हमेशा से ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच इनसिक्योरिटी एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। नॉर्थ कोरिया को ये डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं साउथ कोरिया अमेरिका की हेल्प के साथ इन पर हमला न कर दे, और साउथ कोरिया को ये डर लगा रहता है कि कहीं नॉर्थ कोरिया न इन पर हमला कर दे विद द हेल्प ऑफ चाइना। 1950 से ही नॉर्थ कोरिया का इंटरेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स में था। 1963 में नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए सोवियत यूनियन से हेल्प भी मांगी थी, लेकिन उनकी तरफ से मना कर दिया गया कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए तो हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्थ कोरिया में एक पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद जब 1964 में चाइना ने अपने फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करा तो नॉर्थ कोरिया ने उनसे भी न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए हेल्प मांगी, लेकिन उनकी तरफ से मना कर दिया गया। 1963 में सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया में योनबियोन न्यूक्लियर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को
बनाना शुरू कर दिया, यानी IRT 2000 रिएक्टर को, और 1965 में इसको यूज करने के लिए तैयार कर दिया गया। इसके बाद 1979 में नॉर्थ कोरिया ने दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर को भी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए करा जा रहा था। पर जो ये टाइम पीरियड चल रहा था, यानी 1947 से 1991 तक, ये कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, और इस दौरान बहुत सारे ऐसे इवेंट हो रहे थे जिनमें सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन की ओर बढ़ रहा था, और कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर उनकी डोमिनेंस कम होती हुई नजर आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब नॉर्थ कोरिया तो सोवियत यूनियन के सहारे बैठा हुआ था, लेकिन 1980s तक आते आते नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत महसूस होने लगी। इसीलिए फिर इन्होंने नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। यूरेनियम फैब्रिकेशन एंड कन्वर्शन से लेकर हाई एक्सप्लोजिव डेटोनेशन टेस्ट्स तक 1985 के दौरान इनके ऊपर सोवियत यूनियन ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, और इन्होंने इस ट्रीटी को साइन भी करा, लेकिन सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए। वो कैसे, अभी जानते हैं। 1994 में अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच एक एग्रीड फ्रेमवर्क साइन करा गया। अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हें 2 लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स देंगे, और जब तक वो ऑपरेशनल ना हो जाएं तब तक हम तुम्हें एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल भी प्रोवाइड करेंगे, और जो हमने तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, यानी नो ट्रेड एंड नो इन्वेस्टमेंट, हम इन सैंक्शंस से नॉर्थ कोरिया को रिलीज भी कर देंगे। लेकिन इसके बदले में नॉर्थ कोरिया को अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स को बंद करना पड़ेगा, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी सेंटर के साथ थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, और उन्हें नॉर्थ कोरिया में इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए अलो करना पड़ेगा। लेकिन ये अग्रीमेंट ज्यादा टाइम तक सक्सेसफुल नहीं रह पाया, क्योंकि इस अग्रीमेंट के साइन होने के बाद अमेरिका के इंटेलिजेंस के मुताबिक ये पाया गया कि नॉर्थ कोरिया अभी भी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर काम कर रहा था, और ऊपर से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के साथ जो प्रॉमिस करा था कि वो इनको 2 लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर देगा, इस प्रॉमिस को भी अमेरिका टाइम के अकॉर्डिंग पूरा नहीं कर पाया था, और इसके अलावा इस अग्रीमेंट के फेल होने के पीछे और भी कई सारे रीजंस थे। इसके बाद 2005 में नॉर्थ कोरिया ने ये एडमिट करा कि हाँ जी, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन हम कसम खाते हैं कि अब अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स को बंद कर देंगे। और अगले ही साल 9 अक्टूबर 2006 में इन्होंने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया, और इस बात से अमेरिका और पूरी दुनिया हैरान रह गई। 17 मार्च 2007 को नॉर्थ कोरिया ने इंटरनेशनल न्यूक्लियर टॉक्स में कहा कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बंद कर देंगे, और 14 जुलाई को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर ने यह कंफर्म करा कि जो योनबियोंग न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको बंद कर दिया गया है, और इसीलिए फिर अमेरिका ने इनको एड प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। लेकिन 2009 में ये अग्रीमेंट भी फेल हो गया, क्योंकि इस बार नॉर्थ कोरिया ने एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया था। इसके बाद 25 मई 2009 को इन्होंने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया। इस टाइम पर आकर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। नॉर्थ कोरिया के द्वारा अभी तक जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट या फिर मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करे गए हैं, उनको आप इस लिस्ट में देख सकते हो। साल 2022 नॉर्थ कोरिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साल रहा, और बाकी दुनिया के लिए काफी ज्यादा फियरफुल। साल 2022 में नॉर्थ कोरिया ने इतनी ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च करी या टेस्ट करी जितनी ज्यादा पहले कभी किसी भी साल में नहीं करी थी। 24 मार्च 2022 को नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM को लॉन्च करा, और इस मिसाइल लॉन्च के साथ नॉर्थ कोरिया ने अपने पहले वाली सभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला। जिस ICBM को 24 मार्च को लॉन्च करा गया, ये मिसाइल अर्थ सरफेस से 6200 किलोमीटर तक कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए लॉन्च साइट से 1020 किलोमीटर दूर जापान के होकाइडो आइलैंड की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर क्रैश कर गई, और इस मिसाइल का फ्लाइट टाइम था 71 मिनट्स। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने इस मिसाइल की ट्रैजेक्टरी को एनालाइज करते हुए कहा कि ये मिसाइल फ्लैट ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए 15,000 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल कर सकती है, और इसका मतलब ये है कि अब नॉर्थ कोरिया अमेरिका की मेन लैंड पर पड़े हुए टारगेट को हिट कर सकता है। अब ये तो बात हुई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, लेकिन इसके बाद 4 अक्टूबर 2022 को नॉर्थ कोरिया ने एक और रिकॉर्ड बना डाला, जब इन्होंने एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करा, जो कि जापान और नॉर्दर्न होंशू के एयर स्पेस में से होते हुए 4600 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में जाकर क्रैश कर गई। अब इस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की 4600 किलोमीटर रेंज का मतलब ये है कि अब जापान, साउथ कोरिया और गुआम
ये सब नॉर्थ कोरिया की मिसाइल रेंज में आ चुके हैं और नॉर्थ कोरिया लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन्स या फिर मिसाइल्स में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट इसीलिए कर रहा है क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी है अमेरिका और साउथ कोरिया से। क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल वॉर की बात करें तो किम योंग को भी पता है कि अमेरिका उनके पूरे देश पर कुछ ही हफ्तों में कब्जा कर लेगा। अमेरिका और साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी और वेपन्स के मामले में नॉर्थ कोरिया से कहीं ज्यादा एडवांस हैं, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो ही इनको अमेरिका से सिक्योर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि साउथ कोरिया में अमेरिका ने अपने 28,500 सोल्जर्स को डिप्लॉय करा हुआ है, जापान में लगभग 50,000 और गोवा में तो यूएस का नेवल बेस है और वहां पर लगभग 22,000 सोल्जर्स रह रहे हैं। और स्ट्रेटेजिकली भी ये लोकेशन अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे डिक्टेटर्स की एग्जांपल्स हैं जिन्होंने जब अमेरिका के अगेंस्ट जाने का फैसला करा तो अमेरिका ने इन्हें बर्बाद करके रख दिया। लेकिन किम योंग उनके केस में अभी तक अमेरिका क्यों कुछ नहीं कर पा रहा, इस बात को समझने के लिए हम एक इमेजिनरी सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करता है तो उस केस में क्या क्या आउटकम्स निकलेंगे। नॉर्थ कोरिया के पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं यानी लॉन्ग रेंज वेपन्स जिनके साथ वो अमेरिका पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिरा सकता है, लेकिन अभी तक इनके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। हालांकि कुछ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया टैक्टिकल वेपन्स भी डेवलप कर चुका है और रिसेंटली इन्होंने अपने टैक्टिकल वेपन्स के साथ फोटोज भी शेयर करी थी, लेकिन इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है या फिर नहीं है इस बात की कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो चलिए पहले स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं उनको जानते हैं। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है और इनका यूज किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने या पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए करा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा तबाही करने के लिए। लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यूज जंग के दौरान बैटलफील्ड में टैंक्स, मिलिट्री कैंप्स को डैमेज करने के लिए करा जाता है। क्योंकि होते तो ये भी खतरनाक ही हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स के कंपैरिजन में इनकी रेंज और पावर काफी ज्यादा कम होते हैं। अब अगर हम ये कंसीडर करके चलें कि नॉर्थ कोरिया के पास स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दोनों ही मौजूद हैं और अगर इस केस में अमेरिका इनके ऊपर हमला करता है तो नॉर्थ कोरिया अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को अमेरिकन बैटलशिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर सकता है। मतलब अमेरिका के नॉर्थ कोरिया में इन्वेड करने से पहले ही अमेरिका का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की तो इस बात में तो डाउट है कि क्या नॉर्थ कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका तक पहुंच पाएगी या फिर पहले ही अमेरिका की तरफ से उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी जीरो नहीं है। पूरे नॉर्थ कोरिया में मिसाइल लॉन्च साइट्स अलग अलग जगहों पर बनाई हुई हैं और ये भी हो सकता है कि अमेरिका एक साथ ही इन सभी लॉन्चिंग साइट्स और वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन बात तो वही है कि अगर गलती से कहीं एक दो लॉन्चिंग साइट्स मिस हो गई और नॉर्थ कोरिया ने अपनी ICBM को लॉन्च कर दिया और वो ICBMs अमेरिका तक पहुंच गई तो उसकी वजह से अमेरिका के लाखों लोग मारे जाएंगे। 2004 में साउथ कोरिया ने एक सिमुलेशन को भी तैयार करा था कि क्या होगा अगर नॉर्थ और साउथ कोरिया में वॉर हो जाए। इस सिमुलेशन में इन्होंने देखा कि फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर ही साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया के द्वारा करी गई आर्टिलरी फायरिंग के साथ लगभग 2 मिलियन लोग मारे जाएंगे और बिना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स या किसी और वेपन का यूज करे ही साउथ कोरिया का इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा इन सभी देशों पर भी नॉर्थ कोरिया हमला कर सकता है जिसकी वजह से लाखों ही लोग मारे जाएंगे। अब चाहे अमेरिका इन मिसाइल्स को अपने तक आने से रोक भी दे, लेकिन अमेरिका इन देशों में होने वाले नुकसान को नहीं रोक पाएगा और यही कारण है जिसकी वजह से अभी तक अमेरिका नॉर्थ कोरिया में इन्वेड नहीं कर पाया है, क्योंकि ऐसा करने की कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। तो इसके अलावा अमेरिका के पास और क्या रास्ता हो सकता है नॉर्थ कोरिया को रोकने का? सैंक्शंस? नहीं, इन सभी देशों के द्वारा नॉर्थ कोरिया पर पहले इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं कि अब नॉर्थ कोरिया को आदत पड़ चुकी है। अप्रैल 2019 में यूनाइटेड पैनल के एक्सपर्ट्स ने कहा कि नॉर्थ कोरिया अपने ऊपर लगाए हुए सैंक्शंस के इफेक्ट को कम करने के लिए कई तरह की टेक्निक्स और ऑर्गेनाइजेशंस की एक कॉम्प्लेक्स वेब बना चुका है और इनकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है चाइना। चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ काफी ज्यादा ट्रेड करता रहा है और चाइना की वजह से ही नॉर्थ कोरिया को ग्लोबल ट्रेड से दूर रख पाना या फिर बाकी दुनिया से आइसोलेट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। साल 2020 में नॉर्थ कोरिया ने लगभग 88% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड चाइना के साथ करा, जिसमें मेनली नॉर्थ कोरिया के द्वारा कोल एंड मिनरल एक्सपोर्ट्स करे गए। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने चाइना में एंटर करने के लिए अंडरग्राउंड रास्ते भी बनाए हुए हैं। अब इन रास्तों का क्या यूज होता होगा या फिर नहीं होता होगा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मई 2019 में अमेरिका के द्वारा नॉर्थ कोरिया की एक कार्गो वेसल को सीज करा गया
जो कि कोल ले जा रही थी। इससे पहले ये कार्गो शिप 2018 में इंडोनेशिया के द्वारा भी डिटेन करी गई थी। 2017 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना और रशिया पर यह इल्जाम लगाया कि रशिया और चाइना नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगने के बाद भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, यू कैन रीड ऑन विकिपीडिया। तो चलिए अब बात करते हैं कि चाइना के लिए नॉर्थ कोरिया को हेल्प करना जरूरी या फिर उनकी मजबूरी क्यों बन चुका है। हालांकि चाइना और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के एलाय हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ कोरिया पर चाइना की डोमिनेंस है। बस कुछ हद तक नॉर्थ कोरिया कभी कभी चाइना की बात मान लेता है। इन दोनों देशों के बीच मिलिट्री डिफेंस ट्रीटी एक्टिवली मेंटेन रही है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई देश चाइना पर हमला करता है तो नॉर्थ कोरिया चाइना का साथ देगा, और इसी तरह अगर कोई देश नॉर्थ कोरिया पर हमला करता है तो चाइना नॉर्थ कोरिया का साथ देगा। इन दोनों देशों को एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करके रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस साइड पैसिफिक ओशन में ये दोनों देश उन आइलैंड कंट्रीज से घिरे पड़े हैं जिनके अमेरिका के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं। और इस साइड इंडिया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का मेंबर है, और इधर वियतनाम है जिसके अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, और चाइना के साथ इनके मैरीटाइम डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर अमेरिका के किसी भी उस देश में मिलिट्री बेसिस नहीं है जो देश चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता हो, और वो देश जो कि चाइना के सबसे ज्यादा नजदीक है, जहां पर अमेरिका ने अपने 30,000 से ज्यादा सोल्जर्स को डिप्लॉय करा हुआ है, वो देश है साउथ कोरिया। यानी अमेरिका और चाइना के बीच सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही है जो चाइना को अमेरिका से दूर रख रहा है और एज अ बफर जोन काम कर रहा है, और इसी वजह से चाइना को नॉर्थ कोरिया की हेल्प करनी ही पड़ेगी। इसलिए नहीं कि उनके नॉर्थ कोरिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया चाइना के लिए अमेरिका के अगेंस्ट एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम कर रहा है। अगर नॉर्थ कोरिया कोलैप्स हो जाता है तो उस केस में चाइना को बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका ने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया, तो उस केस में नॉर्थ कोरिया के लाखों लोग साउथ कोरिया की तरफ नहीं भागेंगे, वो भागेंगे चाइना की तरफ, और इस वजह से चाइना की स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। सेकंड केस, अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला होता है और नॉर्थ कोरिया अमेरिका या फिर साउथ कोरिया की मिलिट्री का मुकाबला करने में फेल हो जाता है, तो चाइना के लिए ये खतरा भी होगा कि कहीं अमेरिका नॉर्थ कोरिया में इन्वेड करके पूरे नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के साथ रीयूनिफाई न कर ले, क्योंकि फिर तो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस चाइना के बिल्कुल ही पास आ जाएंगे, और ऐसा कुछ हो ये चाइना कभी नहीं चाहेगा। इसके अलावा अगर नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग गए तो ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में उन वेपन्स को चाइना के अगेंस्ट यूज करा जाए। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि क्यों ना किम योंग को असासिनेट करवा दी जाए, मतलब उनको मरवा दी जाए। अब ऐसा करना भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर किम योंग की डेथ हो जाती है तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि नॉर्थ कोरिया की नेक्स्ट डिक्टेटर बनेगी उनकी सिस्टर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तो किम योंग से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन क्या होगा अगर किम योंग की पूरी फैमिली को ही मरवा दी जाए? तो इस केस में चाइना को इनसिक्योरिटी है, क्योंकि बिना किसी रजीम के पूरे देश में ग्रुप्स बनने शुरू हो जाएंगे और फाइनली सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। किम योंग जैसे अनप्रेडिक्टेबल डिक्टेटर के होते हुए आने वाले टाइम में कोरियन पेनिनसुला पर क्या सिचुएशन बनेगी या फिर नहीं बनेगी, इसके बारे में कोई भी आइडिया लगाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये बात क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो काम करे जा रहे हैं, लगातार न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज करना, इन सब से होने वाले खतरों को सिर्फ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग या फिर कुछ नई तरह की अप्रोच का यूज करके ही कंट्रोल में करा जा सकता है, ताकि पूरी दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।